हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और देखिए प्यारे बच्चों, हम आपके सामने हाजिर हैं दोबारा से। हाँ, बीच में काफ़ी गैप रहा, काफ़ी कुछ कारणों से, लेकिन अब हम आप लोगों का सिलेबस दोबारा से पूरा कराएंगे जितना कुछ हमारा बचा हुआ है। जिस प्रकार राजस्थान बोर्ड ने इस बार कोरोना गाइडलाइन के तहत नया सिलेबस जो जारी किया है, उसमें जो जो टॉपिक आपके 12th क्लास के सिलेबस में है, जो पेपर में आएंगे, वो सारे टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की मेहनत इतनी अच्छी चलेगी कि आप लोग अपने सिलेबस को ढंग से पढ़ के आगे बढ़ेंगे और अपने रिजल्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से निखार में लाएंगे और अपना बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। देखिए, मैं जैसा जानता हूँ आप लोगों ने मेरा बहुत समर्थन किया है, मेरे चैनल को आपसे बहुत सपोर्ट मिला है। इसके लिए मैं आप लोगों का और आपके सहपाठियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर इसी प्रकार बना रहे, आप लोगों का सहयोग मेरे लिए वैसा ही रहे जिस प्रकार बना हुआ है। तो इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए प्यारे विद्यार्थियों। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज रेगुलर देखते रहिए। लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अब सिलेबस की। हमारा 8वां चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने चुंबकीय द्विध्रुव से संबंधित पूरा मैटर पहले पढ़ लिया था। अब उसके बाद आगे का मैटर हम लोग आगे पढ़ना चाहते हैं 8वें चैप्टर में, जिसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जितना कुछ पढ़ा है उसके आगे का जो मैटर है, वो आगे का मैटर एक एंटिक टॉपिक के नाम से जाना जाता है। हमें पढ़ना है भूचुंबकत्व, चुंबकीय राशियां और चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। ये 3 टॉपिक आपके इस चैप्टर में बचे हुए हैं, जिन्हें हम अगली 3 वीडियोज में आपके सामने पेश करेंगे। आज की हमारी वीडियो भूचुंबकत्व से संबंधित है, तो आज हम लोग अपने भूचुंबकत्व के टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। प्रॉब्लम यह है कि भूचुंबकत्व से संबंधित जो तीनों टॉपिक हैं, हमें ये तीनों पढ़ने हैं। तो देखिए, इन टॉपिकों को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक आज का है प्यारे विद्यार्थियों भूचुंबकत्व। और भूचुंबकत्व का मतलब हम पढ़ रहे हैं जियोमैग्नेटिज्म। और दूसरी बात, आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 8 में हमें ये टॉपिक पढ़ना है। अब इस टॉपिक को मैं ध्यान से पढ़ा रहा हूं और आप लोग भी ध्यान से पढ़ें। देखिए, आप लोग जानते हो भूचुंबकत्व में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया जाएगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, कहां से आता है, वगैरह वगैरह सारी बातों का हम अध्ययन इसमें करेंगे। आप लोग एक बात अच्छी तरह जानते हो कि पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करती है। उसका पता हमें 2 कारणों से चलता है। सबसे पहला कारण है, आप एक छड़ चुंबक को लटकाओ, और जब आप एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे किसी धागे से बांधकर, तो वह छड़ चुंबक आपके हमेशा उत्तर और भैया दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर ठहरना, उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर ठहरना सबसे पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है? आप एक चुंबकीय सुई, अब ये चुंबकीय सुई जो शब्द आया है ना, आप लोग एक बात अच्छी तरह जानते हो, आपके फोन में कंपास होता है। उस कंपास में जब भी आप डायरेक्शन देखते हो, तो डायरेक्शन देखते वक्त उसमें एक सुई होती है इस प्रकार, जिसका एक सिरा होता है डार्क और एक सिरा होता है आपका खाली। जो डार्क वाला भाग है वो उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है, खाली वाला भाग दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। ये होती है चुंबकीय सुई। तो जब मैं एक चुंबकीय सुई को लेकर पूरे धरातल का एक चक्कर लगाता हूं, पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाता हूं, तो हमें 2 उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। कितने उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे? 2 उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग भूचुंबकत्व पढ़ रहे हैं। भूचुंबकत्व का मतलब पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। अब पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र है, इस बात का पता हमें चलता कैसे है कि जब हम लोग एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है हमेशा। हमें जब इस चुंबकीय सुई को लेकर, मैग्नेटिक निडल को लेकर पूरे धरातल का एक चक्कर लगाते हैं, तो हमें 2 उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। अब अगर पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो ये छड़ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर क्यों ठहरी? और अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो ये उदासीन बिंदु कैसे प्राप्त हुए? उदासीन बिंदु वो होते हैं जिन पर आपको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रतीत हो? 0।
उन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। अब जब हमारे दिमाग में ये विचार आ गया कि इन कारणों से जरूर पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये तो हमें इस दो कारणों से सिर्फ इतना पता चलता है कि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति है। पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र की कितनी उपस्थिति है, किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी अपना प्रदर्शित करती है, इन बातों का अध्ययन अब हम आगे करेंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को लाइक करें और हम अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक भेजें ताकि वो सभी बच्चे अपने सिलेबस को आराम से पढ़ सके और आप लोगों के साथ वो भी अपने सिलेबस में आगे बढ़ सके। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लगता किस प्रकार है, आपका भूचुंबकत्व का मान कितना होता है, किस प्रकार उत्पन्न होता है, ये सारी बातें। तो अब ध्यान से सुने, हम लोग किसी भी चुंबक के चुंबकत्व का जब अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी के सापेक्ष करेंगे, तो उस चुंबक के लिए भूगोल या भौगोलिक स्थिति पृथ्वी होगी। ठीक उसी प्रकार जब मैं पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करूंगा तो किसके सापेक्ष करूंगा, पूरे ब्रह्मांड के सापेक्ष। तो पृथ्वी के अलावा पूरा ब्रह्मांड भौगोलिक स्थिति हो गया। इसलिए अब डायग्राम इस प्रकार बनेगा, मैं पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करूंगा, भूचुंबकत्व का अध्ययन करूंगा, तो मैं पूरे ब्रह्मांड के सापेक्ष अध्ययन करूंगा। ये पूरे ब्रह्मांड के सापेक्ष में अध्ययन करने वाला हूं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये पूरे ब्रह्मांड की निर्देशांक ज्यामिति है। पूरे ब्रह्मांड का ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब पूरे ब्रह्मांड के लिए मैं भौगोलिक शब्द यूज करूंगा, तो मैं इसको लिख देता हूं जी यानी जियोमेट्रिकल नॉर्थ पोल, एंड इसको लिख दूं मैं एस जी यानी जियोमेट्रिकल साउथ पोल। अब जियोमेट्रिकल नॉर्थ पोल, जियोमेट्रिकल साउथ पोल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये है आपका भौगोलिक कौन सा ध्रुव भैया, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, जियोमेट्रिकल नॉर्थ पोल। और ये क्या होगा, आपका भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, जियोमेट्रिकल साउथ पोल। अब आपको एक बात अच्छी तरह पता है कि पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड के सापेक्ष सीधी नहीं है, कुछ झुकी हुई है। तो वो किस प्रकार झुकी हुई है, आप लोगों को इस बात को दिखाने के लिए मैं पूरी पृथ्वी को, और आपको ये पता है कि पृथ्वी गोल ना होकर चपटी है, पूरी पृथ्वी को थोड़ा सा झुका देता हूं कि पूरी पृथ्वी चपटी है तो इसके धरातल को मैंने चुंबक के रूप में लिया और पूरी पृथ्वी जो है वो पूरे ब्रह्मांड के सापेक्ष कुछ कोण पर झुकी हुई है। और ये इस प्रकार झुकी हुई होती है कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव होगा वो भूगोल के दक्षिणी ध्रुव की ओर, पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो भूगोल के उत्तरी ध्रुव की ओर। तो देखिए, पर इस भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव होगा और भूगोल के दक्षिणी ध्रुव की ओर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होगा। अब चूंकि देखिए एम क्यों लिया, पूरे ब्रह्मांड के सापेक्ष में नाम यूज कर रहा हूं भौगोलिक, तो जियोमेट्रिकल नॉर्थ पोल एंड जियोमेट्रिकल साउथ पोल, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी को मैंने चुंबक माना है तो आपका चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, इसका नाम क्या है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। और ये कौन है भाई, आपका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। तो याद रखना कि पृथ्वी के लिए कौन सा शब्द उपयोग में आया है, चुंबकीय, और ब्रह्मांड के लिए भौगोलिक। तो अब इस बात को मैं भाषा में बोलता हूं आपके लिए। मेरे जितने भी नोट्स हैं, अब मैं चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस चैप्टर के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या तो मैं टॉपिक वाइज डालूंगा या पूरे चैप्टर के डालूंगा। कोशिश करूंगा इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं टॉपिक वाइज डाल दूंगा आपके लिए, तो आपको नोट्सों में भी समस्या नहीं आएगी। तो पूरी पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार होती है कि पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, पूरी पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, ठीक है। अगर मैं एक चुंबकीय सुई को लेकर इस पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाऊं, चुंबकीय सुई को लेकर पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाऊं, तो दो स्थान ऐसे होते हैं जिन पर चुंबकीय सुई धरातल के ऊर्ध्वाधर हो जाती है। दो स्थान ऐसे होते हैं जिन पर चुंबकीय सुई धरातल के ऊर्ध्वाधर हो जाती है, इन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव, यानी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव।
चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा बोलो क्या कहलाएगी? चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी भैया चुंबकीय अक्ष। क्या कहलाएगी? चुंबकीय अक्ष। तो ठीक उसी प्रकार भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? बोलो। भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाएगी। समझ गए? एक बात की जानकारी मैं आपको अभी दे दूं कि आपकी जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें इस डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है। वो मिस्टेक ये है कि इनके जो नामकरण कर रखे हैं वो उन्होंने गलत कर रखे हैं, तो कृपया करके आप उसे सुधार लें। मैंने काफ़ी बुक्स में ये चीज़ वेरीफाई करके तब आपको बता रहा हूँ, इसलिए किसी भी प्रकार की शंका ना दिमाग में उत्पन्न करें और उस चीज़ को सही कर लें, ठीक है। और तो जब मैं एक चुंबकीय सुई को लेकर पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाता हूँ, पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगाता हूँ, तो दो स्थानों पर ये धरातल के ऊर्ध्वाधर होती है जिन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव, अब चुंबकीय ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है, चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है, उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? चुंबकीय अक्ष। और भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष। आपको यह बात मैंने चैप्टर में पढ़ाई है कि चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, तो क्यों ना उन्हें भी प्रदर्शित कर दीजिए। पृथ्वी में भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, इनकी दिशा कहां से कहां की होगी? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। समझ गए? इस प्रकार होंगी ये। अच्छा, अगली बात, आपने चुंबकीय सुई को लिया और पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगाया, दो स्थानों पर यह धरातल के ऊर्ध्वाधर हो गई, जिन्हें चुंबकीय ध्रुव कहा आपने। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, जिनको मिलाने वाली रेखा कहलाई चुंबकीय अक्ष। लेकिन दो स्थान ऐसे होते हैं जिन पर यह धरातल के समांतर हो जाती है, जिन पर यह धरातल के समांतर हो जाती है। अब जिन स्थानों पर यह धरातल के समांतर होगी, इन स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी आपकी चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय निरक्ष। तो ये चुंबकीय निरक्ष, इसका मतलब यूं भी कह सकते हैं कि चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो रेखा है उसे चुंबकीय निरक्ष कहेंगे। तो आप ही बताइए, भौगोलिक अक्ष के जो लंबवत रेखा है उसे क्या कहेंगे? भौगोलिक निरक्ष। उसे क्या बोलेंगे? भौगोलिक निरक्ष। क्लियर है? तो और पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी की जो चुंबकीय अक्ष है, कौन सी अक्ष भैया? चुंबकीय अक्ष। भौगोलिक अक्ष से याद रखेंगे 11.3 डिग्री कोण पर झुकी होती है। कितने कोण पर झुकी होती है? 11.3 डिग्री कोण पर झुकी होती है। तो पृथ्वी की जो चुंबकीय अक्ष है भौगोलिक अक्ष से कितने कोण पर झुकी है? 11.3 डिग्री कोण पर। अगली बात, पृथ्वी में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जब परिमाण निकाला गया, आप अपने मोबाइल का कंपास ऑन करना, आपके उस कंपास में ना, कंपास के नीचे लिखा आएगा, एक तो एल्टीट्यूड लिखे आते है ना, अक्षांश, देशांतर, और उसके साथ में कुछ ऐसे लिखा होता है 0.44 माइक्रो टेस्ला। इसका मतलब समझते हैं? आप जिस स्थान पर हो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितने माइक्रो टेस्ला का है? 0.44 माइक्रो टेस्ला का है, ऐसे लिखा आता है। तो पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र की गणना की गई कि पृथ्वी में औसत चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो पृथ्वी में औसत चुंबकीय क्षेत्र आपका 10⁻⁻5 टेस्ला निकल कर आया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान क्या निकल कर आया? 10⁻5 टेस्ला। बोलो क्लियर है? अब कुल मिलाकर बात यह है कि अब आपकी इस पूरे के पूरे भूचुंबकत्व की भाषा को मैं एक बार रिपीट करता हूं डायग्राम से, तो समझें आप। पूरी पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इस बात का पता हमें दो घटनाओं से चलता है। एक तो जब हम छड़ चुंबकों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। दूसरा, जब हम एक चुंबकीय सुई को लेकर पूरे धरातल का एक चक्कर लगाते हैं तो आपके दो स्थानों पर ये हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। इन घटनाओं के कारण हमें लगा कि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र है। इसका जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार होती है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। क्लियर? और एक चुंबकीय सुई को लेकर जब पूरे ब्रह्मांड का या पूरे धरातल का एक चक्कर लगाया जाता है तो दो स्थानों पर यह धरातल के ऊर्ध्वाधर, दो स्थानों पर यह धरातल के समांतर, देखिए समांतर है। जिन स्थानों पर ऊर्ध्वाधर होती है उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। उनको मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष के जो लंबवत रेखा है उसे चुंबकीय निरक्ष कहते हैं।
तो भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष, इसके लंबवत जो रेखा होगी उसे भौगोलिक निरक्ष कहेंगे। अगली बात, पृथ्वी की जो चुंबकीय अक्ष है वो भौगोलिक अक्ष से कितने कोण पर झुकी होगी? 11.3 डिग्री कोण पर। पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र की गणना की गई तो पृथ्वी का जो औसत चुंबकीय क्षेत्र निकला वो 10⁻⁻5 टेस्ला निकला। कितना निकला? 10⁻⁻5 टेस्ला। अब बात ये आती है, ये तो भूचुंबकत्व का अध्ययन हुआ। अब बात ये आती है कि साहब ये बताओ, ये भूचुंबकत्व का अध्ययन हो गया कि भूचुंबकत्व का कारण क्या है, कि भूचुंबकत्व जो उत्पन्न हुआ आप उसका कारण बताओ कि भूचुंबकत्व उत्पन्न क्यों हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भूचुंबकत्व की उत्पत्ति को समझाया एल सेसर ने। किस वैज्ञानिक ने समझाया? एल सेसर नामक वैज्ञानिक ने समझाया। और एल सेसर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि देखिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, आपकी पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उस केंद्रीय भाग में आपको पता केंद्रीय भाग का ताप बहुत अधिक होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन करती है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग का ताप बहुत अधिक होता है, तो केंद्रीय भाग में जो धातुएं होती हैं वो आपकी गलित अवस्था में रहती हैं और गलित धातुएं आयनित रहती हैं। गलित आयनित धातुएं। तो जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग का ताप बहुत अधिक होता है तो उसमें जब ताप बहुत अधिक होगा तो केंद्रीय भाग में यानी पृथ्वी की करोड़ में जो भी धातुएं पाई जाएंगी वो सब की सब गलित आयनित रूप में पाई जाएंगी। अब पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन। तो पृथ्वी के घूर्णन के साथ ये गलित और आयनित धातुएं भी क्या करेंगी? गलित और आयनित धातुएं भी घूमेंगी। अब ये गलित और आयनित धातुएं तुम ही बताइए घूमेंगी तो आयनित धातुएं घूम रही हैं, धातुओं के आयन घूम रहे हैं। जब भी कोई आयन या आवेश गति करता है तो ओरेस्टेड के प्रयोग के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? ओरेस्टेड के प्रयोग के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के घूमने के साथ में ये गलित और आयनित धातुएं भी घूमती हैं और इनके घूमने से वहां पर क्या उत्पन्न होता है? एक स्वप्रेरित जनित्र चालू हो जाता है। एक कौन उत्पन्न हो जाता है? वहां पर एक स्वप्रेरित जनित्र बन जाता है, एक ऐसा जनरेटर बन जाता है जो स्वतः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता रहता है। किस वजह से? पृथ्वी के घूमने की वजह से। पृथ्वी लगातार घूमेगी तो केंद्रीय भाग में जो करोड़ है, करोड़ में जो भी गलित और आयनित धातु हैं वो सब घूमेंगी, उनके घूमने से आयन घूमेंगे, आयन गति करेंगे और वहां पर एक स्वप्रेरित जनित्र बनेगा जो लगातार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यह कारण था किसका? आपके चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने का। अब इस कारण से आपके पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आप लोगों ने भूचुंबकत्व का अध्ययन कर लिया। भूचुंबकत्व के कारण या उत्पत्ति के बारे में किसने बताया? एल सेसर ने। वो कारण क्या था वो आपने जान लिया। तो अब इस भूचुंबकत्व में एक बिंदु शेष रह जाता है कि भूचुंबकत्व के अवयव क्या क्या है। आपके लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को बनाएंगे ताकि आप लोगों को इन सारी बातों के बारे में जानकारी रहे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। भूचुंबकत्व के बारे में जानकारी हम लोगों ने ले ली, भूचुंबकत्व के कारण का पता कर लिया। अब हम पढ़ेंगे भूचुंबकत्व के अवयव, कि भूचुंबकत्व के अवयव कितने हैं। और याद रखना इस साल जो पेपर आएगा उसमें आप लोगों के ऑप्शनल क्वेश्चन भी आएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो भूचुंबकत्व के अवयवों में से क्वेश्चन बन सकता है। और इस वाले पार्ट में से एक एक नंबर के सवाल क्या बनेंगे? भूचुंबकत्व की उत्पत्ति के कारणों को किसने समझाया? एल सेसर ने। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है? 10⁻⁻5 टेस्ला। चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के मध्य में कोण कितने का? 11.3 डिग्री का। चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष, भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष, चुंबकीय अक्ष के लंबवत रेखा चुंबकीय निरक्ष, भौगोलिक अक्ष के लंबवत रेखा भौगोलिक निरक्ष। अब हम बात क्या करते हैं? अब हम बात करेंगे आपके भूचुंबकत्व यानी जियोमैग्नेटिज्म के अवयव। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, भूचुंबकत्व के अवयव होते हैं 3। केवल कितने? 3। उनमें से सबसे पहला है आपका दिक्पात कोण। भूचुंबकत्व के अवयवों में सबसे पहला दिक्पात कोण। दिक्पात कोण क्या होता है? दिक्पात कोण होता है आपके भौगोलिक याम्योत्तर व
आपके चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बना कोण। याद रखें, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अब हमारे लिए समस्या यह है कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर है क्या। गौर करिए, आपको बताया था ये थी भौगोलिक अक्ष। क्या थी? भौगोलिक अक्ष। और बताइए ये कौन थी? चुंबकीय अक्ष। ऐसे ही तो थी। कितने डिग्री का कोण था? 11.3 डिग्री का कोण। अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों को भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर समझने हैं, तो आप ऐसा कीजिए, ये जो भौगोलिक अक्ष है, भौगोलिक अक्ष के लंबवत जो तल जाएगा, भौगोलिक अक्ष के जो लंबवत तल जाएगा, जैसे मैं आप लोगों को एक कॉपी रख के बता देता हूं। जैसे मेरे पास ये डायरी है, देखिए ये आपका भौगोलिक याम्योत्तर है, वो भौगोलिक अक्ष है। भौगोलिक अक्ष के लंबवत देखो ये तल जा रहा है कि नहीं जा रहा, डायरी वाला, तो इसको कहेंगे भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है। अब चुंबकीय अक्ष के लंबवत जाने वाला तल ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? आप लोग अपनी कॉपी रख के देख लें। तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत जाने वाला तल ये है, तो इनके बीच में भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे इसको? इसको कहेंगे दिक्पात कोण, यानी भौगोलिक अक्ष के लंबवत जाने वाला तल। अब देखिए आपका जो भौगोलिक याम्योत्तर है वो कौन होता है? भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल, ऐसा तल जो भौगोलिक अक्ष के लंबवत जाता हो। ठीक है। और आपका चुंबकीय याम्योत्तर कौन होता है? आपके चुंबकीय अक्ष के लंबवत जाने वाला तल, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल। तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत जाने वाला तल भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय अक्ष के लंबवत जाने वाला तल चुंबकीय याम्योत्तर, इनके बीच में जो कोण बनेगा उसे दिक्पात कोण कहेंगे। यह हुआ पहला अवयव। अब किसकी बारी है? दूसरे अवयव की। आप लोग अपने हिसाब से नोट्स बनाते रहें। अच्छा, दूसरा जो अवयव है, दूसरा अवयव है आपका नति या नमन कोण। नति या नमन कोण। अब नति या नमन कोण की परिभाषा क्या है? पहले परिभाषा लिख देता हूं मैं। आपके चुंबकीय सुई को, आप लोगों को पता है चुंबकीय सुई कौन है? चुंबकीय सुई को आप चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित करो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय सुई को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित करने या विक्षेपित करके स्वतंत्र छोड़ने पर, विक्षेपित करके स्वतंत्र छोड़ने पर सुई के द्वारा क्षैतिज से, सुई द्वारा बना कोण। आप क्या करो, एक चुंबकीय सुई लो, उसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में घुमा के छोड़ दो। आप अपने मोबाइल के कंपास को ऑन करके मोबाइल को हिलाना, सुई भी घूमेगी। तो ऐसे ही सुई को घुमा के छोड़ो, और वो सुई जब क्षैतिज से, मान लीजिए ये क्षैतिज है और चुंबकीय सुई ऐसे रुकती है, वो चुंबकीय सुई क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये वाला। कौन सा? ये वाला कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये वाला। तो ये जो कोण बनेगा उसे कहेंगे नति या नमन कोण। जब एक चुंबकीय सुई को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर छोड़ दिया जाता है तो वो पृथ्वी के धरातल के साथ कितना, या क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाती है, उसे नति या नमन कोण कहते हैं। याद रखना, नति या नमन कोण का मान, ये आपको याद रखना है, नति या नमन कोण का मान ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। नति या नमन कोण का मान ध्रुवों पर कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। दूसरा, ध्रुवों के अलावा पृथ्वी के बीच से गुजरती हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इन सभी रेखाओं पर अगर इन पर बात करते हो तो 0 डिग्री, या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो आपको क्या करना है कि भूचुंबकत्व के 2 अवयव पढ़े अभी आपने। पहला अवयव क्या है? दिक्पात कोण, जबकि टोटल अवयव होते हैं 3। पहला अवयव है दिक्पात कोण के भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में बनने वाला कोण, उसे कहेंगे भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक अक्ष के लंबवत जो तल जाता है उसे भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो तल जाता है उसे चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं।
अगला अवयव आया नतीया नमन कोण। आप एक चुंबकीय सुई को घुमाकर छोड़ दो। आपको भी पता है कि चुंबकीय सुई का ये डार्क वाला भाग कौन होगा, N, और खाली वाला भाग S। तो आप लोग एक चुंबकीय सुई को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर छोड़ दो तो वो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाएगी, वो कोण कहलाता है नतीया नमन कोण। इसका मान ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। तो मैंने कहा था ध्रुव वो स्थान है जिन पर चुंबकीय सुई धरातल के ऊर्ध्वाधर होती है। ध्रुव वो स्थान है जिन पर चुंबकीय सुई धरातल के ऊर्ध्वाधर होती है। ऊर्ध्वाधर होने का मतलब है लंबवत होना, तभी तो कोण 90 डिग्री आता है। दूसरा, आपके निरक्ष पर, निरक्ष का मतलब है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा पर चुंबकीय सुई धरातल के समांतर होती है, जहां पर हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। तो जब वो धरातल के समांतर है तो जो कोण बनेगा 0 डिग्री या 180 डिग्री बनेगा। क्लियर है विद्यार्थियों? अब आपका एक अवयव बचा हुआ है भूचुंबकत्व का, उसको करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 2 अवयव पढ़ लिए। देखिए तीसरा अवयव भूचुंबकत्व का, तीसरा अवयव आपके भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है क्या, इसको समझाने के लिए मान लीजिए एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। आप अपनी कॉपी को इस प्रकार खोलें कि उसमें एक पन्ना ऐसा रहे और एक पन्ना ऐसा रहे। आप अपनी कॉपी को इस प्रकार खोल लें, 2 पन्ने हो, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी डायरी को इस प्रकार खोल लिया, ठीक है, इस प्रकार। अब इसमें आपका जो एक तल है, 2 तल दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें से एक तल है आपका भौगोलिक यामियोत्तर। एक तल क्या है आपका भौगोलिक यामियोत्तर, एक तल भौगोलिक यामियोत्तर, और दूसरा तल कौन है भैया, दूसरा तल है आपका चुंबकीय यामियोत्तर। तो मैंने ये जो 2 तल बनाए उनमें एक भौगोलिक यामियोत्तर और दूसरा चुंबकीय यामियोत्तर। तो ये चुंबकीय यामियोत्तर है तो ये पृथ्वी का धरातल कहलाएगा और धरातल की ये क्षैतिज दिशा। भौगोलिक यामियोत्तर चुंबकीय यामियोत्तर के बीच में बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। डिनोट किया मैंने फाई से, रिप्रेजेंट फाई से कर दिया। भौगोलिक यामियोत्तर चुंबकीय यामियोत्तर के बीच में बनने वाला कोण दिक्पात कोण कहलाएगा। आपने एक चुंबकीय सुई को लिया, आपने एक चुंबकीय सुई को लिया और उस चुंबकीय सुई को घुमाकर छोड़ दिया जो इस प्रकार आकर रुकती है। आपको पता है चुंबकीय सुई तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आकर रुकेगी, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, ठीक है। अब चुंबकीय सुई जब इस दिशा में आकर रुक रही है तो चुंबकीय सुई के द्वारा क्षैतिज के साथ जो बनाया गया कोण होता है वो नतीया नमन कोण होता है। क्या होता है? नतीया नमन कोण। माना नतीया नमन कोण थीटा है, माना नतीया नमन कोण क्या है? थीटा। तो नतीया नमन कोण थीटा बन रहा है। अब आपको इस चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय सुई हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आकर रुकेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र के आप घटक करोगे तो आप बताइए इसके 2 घटक प्राप्त होंगे। एक थीटा वाला घटक, बोलिए इसको मैंने BH लिखा, B हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, और एक ये घटक आएगा क्योंकि देखिए सदिश राशि ये हो तभी तो ये 2 घटक प्राप्त होंगे। सदिशों का द्विविमीय वियोजन, 2D फैक्टराइजेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आपका ये आएगा B वर्टिकल, ये क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक। आप बताओ B का थीटा वाला घटक कौन होगा? B cos थीटा। और B का बिना थीटा वाला घटक कौन होगा? B sin थीटा। तो आपने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक किए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक किए तो कितने घटक प्राप्त हुए? तो आपके भू चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, बताइए आप लोगों ने निकाला BH और ये कितना था? B cos थीटा। क्या था? B cos थीटा। और आपके भू चुंबकत्व का आप लोगों ने अगला कौन निकाला? ऊर्ध्वाधर घटक B वर्टिकल, और B वर्टिकल कौन है? B sin थीटा। तो बोलो क्षैतिज घटक आया कि नहीं आया? दोबारा समझो, मैंने ये भौगोलिक यामी उत्तर लिया और ये चुंबकीय यामी उत्तर लिया।
आपको पता है इनके बीच में बनने वाला कोण दिक्पात कोण होता है, जिसको मैंने फाइल से डिनोट किया। एक चुंबकीय सुई को लेकर अगर मैंने विक्षेपित करके रख दिया तो वो विराम अवस्था में क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगी उसे नति या नमन कोण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? नति या नमन कोण। तो ये कौन है? आपका दिक्पात कोण, ठीक है, और ये कोण है आपका नति कोण। समझ गए? अब आप लोग चुंबकीय सुई रुकेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर, तो इसके दो घटक की है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये थीटा कोण बना रहा है तो बी कॉस थीटा, क्षैतिज दिशा में है तो क्षैतिज घटक। ये बिना थीटा वाला घटक है तो बी साइन थीटा, बिना कोण वाला है तो आपका बी साइन थीटा, और नीचे की दिशा में है तो ऊर्ध्वाधर। वो दिशा ऊपर हो या नीचे हो ऊर्ध्वाधर कहलाती है। तो आपके भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक प्राप्त हुआ कौन सा? बी एच बराबर बी कॉस थीटा। भूचुंबकत्व का ऊर्ध्वाधर घटक बी साइन थीटा। क्लियर? अगर आपको इन घटकों से परिणामी चुंबकीय क्षेत्र याद करना हो तथा आप लोग ऐसा करो, समीकरण 1 का वर्ग करो और समीकरण 2 का वर्ग करो और दोनों को जोड़ दो। तो देखिए बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, आपने बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपके बी स्क्वायर बराबर क्या निकला? पलट दिया, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो आपका मान यहां से बी का क्या निकला? बी इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। अब ये बी है कौन? बी तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का। तो आपने निकाला परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकला अंडर में बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आया कि नहीं आया? अभी आप अगर ये चाहते हो कि सर आप नति कोण का मान और ज्ञात करके बताइए, तो हम वो भी ज्ञात कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 में भाग दे देना है समीकरण 1 का। दे दो भाग। तो आपका बी साइन थीटा बटे बी कॉस थीटा, 2 में बी साइन थीटा, 1 में बी कॉस थीटा, और 2 में कौन है ऊपर? बी वी, और 1 में नीचे कौन है? बी एच। क्लियर? 2 में 1 का भाग दिया तो बी वी अपॉन बी एच बराबर बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। बी से बी कट गया, बोलिए साइन बटे कॉस क्या आ गया? टेन थीटा बराबर बी वी अपॉन बी एच। तो यहां से निकालिए थीटा की वैल्यू, बोलो क्या निकली? टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। अब आपने जो ये थीटा निकाला है तो बताइए थीटा है कोण? आपने जो ये थीटा कोण निकाला है वो आपका निकला है नति या नमन कोण। कौन निकला है? नति या नमन कोण।